न्यूज 24 पर फैसला 2016 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने अभी अभी टीवी ऑन किया है, सुबह से इस चुनाव के नतीजों को फॉलो नहीं किया है, तो बड़ी बातें आपके सामने है। पश्चिम बंगाल से सबसे बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के लिए, हालांकि लिए सबसे बड़ी खबर असम से है, जहां वो पहली बार सरकार बनाने जा रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। आंकड़े सारी कहानी खुद कह रहे हैं। 218 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है 294 में से। पिछली बार 2011 में ममता बनर्जी ने जब लेफ्ट गठबंधन को पश्चिम बंगाल से उखाड़ फेंका था, तब भी 184 सीटें जीती थी। इस बार देखिए 5 साल बाद 218। अब ममता बनर्जी सामने आई है इस ऐतिहासिक जीत के बाद, कह रही है राजनीति में लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। मेरे सारे के सारे विरोधियों ने लक्ष्मण रेखा को लांघा चुनाव प्रचार के दौरान पिछले बल्कि 2 साल में। अब 27 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ दोबारा लेंगी। तमिलनाडु में जयललिता ने इतिहास रचा है। वहां पर देखिए किस तरह से जयललिता और डीएमके के बीच एक के बाद एक चुनाव जीतने की एक प्रथा चल पड़ी थी। एक बार डीएमके, एक बार जयललिता। लेकिन इस बार फिर से जयललिता 126 सीटों के साथ वहां पर सत्ता में बनी हुई है। केरल कांग्रेस के हाथ से निकल गया है, वहां पर लेफ्ट एक बार फिर से आ गया है और पुदुचेरी में कांटे की टक्कर है। पीएम पद के लिए ममता बनर्जी इस बीच ये कह रही हैं, मेरा कद छोटा है। अभी दिल्ली के बारे में बात करने से ममता बनर्जी बच रही हैं। लेकिन जाहिर है अनिल जी, क्योंकि आप तो घूम के भी आए हैं, ये जो ममता बनर्जी जो कुछ कह रही हैं, मैं फिर से वही कह रहा हूं, इसमें क्या वजह है कि खुशी ज्यादा नहीं झलक रही है, राहत नहीं झलक रही है, गुस्सा क्यों है? वो तो हमेशा वैसे गुस्सा रहती हैं, आज जीत के बाद क्यों गुस्सा है इतना? का ये चरित्र है, कैरेक्टर है, एग्रेसिव है जो दिखता है। लेकिन हमें बंगाल में हुआ क्या? ममता बनर्जी अपने आप को बिल्कुल सीपीएम के ढांचे में ढाल ली है। जिस तरीके से सीपीएम लगातार 32 साल राज करता रहा, वही पैटर्न ममता ने एक्वायर कर लिया है। और ममता की सबसे बड़ी बात है, पीपल्स कनेक्ट की जो थ्योरी है ममता की बंगाल में, वो इंटैक्ट रही है, जो बंगाल के लोगों को पसंद है। ममता कहीं एड्रेस भी करती थी रैली, तो स्टेज से नीचे उतर कर करती थी, माइक ले लेती थी, जनता से कनेक्ट मौजूद था। इनके जीत का ये कारण है, इसलिए भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दे वहां पे गौन हो गए और ममता के व्यक्तिगत पर्सनालिटी का जो उभार है वो सामने आया है जीत के रूप में। बिल्कुल सही कहा। और अलायंस कांग्रेस और लेफ्ट का, दे फेल टू कन्विंस द पीपल, और लोगों में आ गया कि ये एक अनहोली अलायंस है, ये केरल में अलग लड़ रहे हैं और यहां साठगांठ कर रहे हैं। इस वजह से जनता ने उस अलायंस को वहां पे रिजेक्ट किया है। कांग्रेस हैज मेंटेन इस स्टेटस को इन बंगाल। कांग्रेस के पास जितनी सीटें थी, आज भी उतनी सीटें हमें दिख रही है, 40 और 41 के आसपास। सबसे बड़ी लेफ्ट रही है। सारी बातों से सहमत हूँ, पर एक चीज है सिर्फ, अगर आपका पीपल कनेक्ट इतना ज्यादा है और था, तो फिर करप्शन करने की क्या जरूरत थी, है ना? अगर वो भी तो पीपल से डिस्कनेक्ट का एक भ्रष्टाचार पूरे देश में, केरल में भ्रष्टाचार इशू था, तमिलनाडु में भ्रष्टाचार का इशू था, असम में भ्रष्टाचार का इशू था। कांग्रेस से निकाले गए, बीजेपी ने अडॉप्ट किया, नेता बनाया। भ्रष्टाचार के चार में गोगोई ने उनको निकाला था और वो बीजेपी के चेहरे हैं वहां पे। भ्रष्टाचार की बात तो ना करें, भ्रष्टाचार तो हर जगह है, सिर्फ वॉल्यूम की मात्रा कम है, कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। पीपल कनेक्ट की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी की जीत के मायने ये नहीं निकालने चाहिए कि उन भ्रष्टाचार बंगाल में नहीं है या उन पे जो आरोप लग रहे हैं उनमें कोई दम नहीं है। बेसिकली ममता की जो जीत का कारण है, वो पॉलिटिकली पब्लिक के साथ काफी कनेक्ट हैं, लेकिन प्रशासनिक तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में वो वीक है। इसीलिए बंगाल में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। दूसरा, अगर ममता बनर्जी के टाइम में बहुत अच्छा काम हुआ है तो आप बंगाल का डाटा देखिए, सबसे ज्यादा मैट्रिक ड्रॉप आउट बंगाल में है, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बंगाल में है। स्टेट प्रोग्रेसिव नहीं है, लेकिन ममता की जीत के 2 कारण है। एक तो वो पब्लिक से कनेक्ट बहुत करती हैं, पॉलिटिकली कनेक्ट करती हैं। दूसरा, वाम मोर्चा और कांग्रेस का जो अलायंस है वो आपस में जेल नहीं कर पाया। अपोजिट केमिकल्स हैं जो मेहता साहब जो प्रोटीन नहीं पैदा कर पाए। डेवलपमेंट सिर्फ एक इशू होता है, जीत कभी भी डेवलपमेंट के मुताज नहीं होती है। जीत के लिए हमेशा एक सेंटिमेंटल इशू लाना पड़ता है, एक पॉलिटिकल इशू लाना पड़ता है, चाहे वो बंगाल हो या गुजरात की जीत हो। आपको याद होगा, मोदी भी उस समय तक नहीं जीते जब तक कि सोनिया गांधी ने वो ब्लंडर नहीं किया, जब तक उनको कहा नहीं कि ये मौत के सौदागर हैं। जहानाबाद जी, मुझे
स्क्रीन पर दिख रहे हैं और मुकेश नायक, एक सेकंड विनोद जी, एक सेकंड, शाहनवाज जी और मुकेश नायक दोनों दिख रहे हैं। शाहनवाज जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, वैसे हमेशा अक्सर मुस्कुराते हैं शाहनवाज जी, मुबारक हो शाहनवाज जी। लेकिन इस मुस्कुराहट की असली वजह मैं समझना चाह रहा हूं, क्या सिर्फ असम की जीत है या फिर बाकी सारे राज्यों में जो कांग्रेस का सफाया हुआ है उसकी वजह है? देखिए, पहले तो राहुल गांधी जी को वो बधाई जो कल 4 जगह उपचुनाव एमसीडी में जीते थे, जिसके लिए कांग्रेस ने उनको बधाई दिया था, हम भी बधाई दे देते हैं एमसीडी के उपचुनाव के लिए। और 4 राज्य में वो हार गए हैं, इसका दुख भी जता देते हैं। कांग्रेस आसाम में हारी, कांग्रेस केरल में हारी, उनके 2 सरकारें उनकी चली गई हैं। और कांग्रेस के साथ जो रहा, जैसे बंगाल में कम्युनिस्ट और तमिलनाडु में डीएमके के लोग, तो जिस जहाज में कांग्रेस के नाव में जो भी बैठा वो डूब गया। इसलिए इस बार अगर आप देखेंगे कि अगर किसी की सबसे बड़ी हार हुई है तो राहुल गांधी जी की पार्टी कांग्रेस की हार हुई है, क्योंकि 2 जगह उनकी सरकार गई और 2 जगह जहां पर वो जिसके साथ अलायंस किया वो भी चले गए। बीजेपी के लिए बड़ी वजह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आसाम जैसा स्टेट जहां बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, वहां हमें सफलता प्राप्त हुई है। बंगाल के अंदर हम 1 सीट थे, एक क्या, हम तो 0 थे विधानसभा, पिछले विधानसभा में हमें 0 मिला था और 1 सीट हम बाई इलेक्शन में जीत कर आए थे। तो बंगाल के अंदर भी हमने मजबूत लड़ाई दी है, आने वाली भविष्य की पार्टी बने हैं। केरल के अंदर भी हमने अपनी पूरी कोशिश की है, वहां 1 सीट की खबर हमें अभी तक है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि केरल विधानसभा में कमल का फूल पहुंच जाएगा। हमारी सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है, नरेंद्र मोदी जी के 2 साल पूरे हो रहे हैं, आसाम से एक अच्छा तोहफा को यहाँ मिला है। ठीक है शाहनवाज, आज हम ये मानते हैं कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस मुक्त भारत की आप बात कर रहे हैं। चलिए पहले मुकेश नायक से एक रिएक्शन ले लूं। मुकेश जी, देख रहे हैं आप, जो भी बीजेपी के प्रवक्ता आज हमारे शो पे आ रहे हैं, बल्कि बाकी जगह भी, वो यही कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा होता हुआ लग रहा है, और आज के नतीजे कह भी यही रहे हैं, आपका सफाया हो रहा है सब जगह। मुकेश जी, ब्लैक लग रहा है। कुछ दिक्कत है मुकेश जी? आपकी आवाज नहीं मिल रही है, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है, उसे मैं ठीक कराता हूं, उसके बाद आपके पास आता हूं। लेकिन विनोद जी और नीलाभ जी, ये आपको लग रहा है जो बीजेपी, नीलाभ जी पहले आप, जो बीजेपी जिस तरह से इसको अपनी जीत प्रोजेक्ट कर रही है, उसके लिए सब कुछ विन विन है इन 5 स्टेट्स में, या असम के अलावा बाकी जगह उसको ये अंदर सोचना पड़ेगा कि जितनी उम्मीद थी, जितना जोर लगाया था, उतना है नहीं उनके पास दिखाने के लिए? ये उतना तो है नहीं, ये सही है। अगर केरल में वो 1 सीट जीत रहे हैं तो इसको कोई हम बहुत ये नहीं मानेंगे, और एक भी अभी अंत तक रहेगी या नहीं रहेगी। तमिलनाडु में भी एक ही है, लोकसभा चुनाव तमिलनाडु में भी एक ही है। तो ये 1 आध सीट का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पश्चिम बंगाल में जरूर 10 है, पर हम ये भूल जाते हैं कि पश्चिम बंगाल एक समय हिंदुत्व विचारधारा शुरू ही वहां से हुई थी, और वो एक कम्युनल डिवाइड पश्चिम बंगाल में अर्बन एरियाज में वो मुझे देखने को मिला। मैं अभी कुछ दिन, 1 महीना पहले वो गया था मैं पश्चिम बंगाल। तो वो मोबिलाइजेशन एक हुआ है ममता की वजह से, वो कहिए तो बल्कि थोड़ा रुका इस अर्थ में कि ममता को एक तरफ जो मुस्लिम वोट है वो मिला, और दूसरी तरफ जो कई बार जो हिंदू वोट कम्युनलाइज हो जाता है वो भी ममता को मिला, क्योंकि बीजेपी के पास इसके अलावा वहां और कोई नैरेटिव नहीं था। तो यह एक वहां फैक्ट है। और लेफ्ट और कांग्रेस पर मैं नहीं जाऊंगा, बहुत बातचीत हो गई उस संदर्भ में कि ममता क्यों जीती, और अभी मेरे ख्याल से लोग ममता को एक बार और देखना चाहते थे कि देखें कहीं ऐसा तो नहीं कि दुष्प्रचार है या क्या है। वो आगे लोग तय करेंगे उनके बारे में कि वो कितना स्थायी रहती हैं। लेकिन जो दूसरे राज्य हैं वहां देखिए कि क्या इन राज्यों के नतीजों का, जो अगले साल चुनाव होने वाले हैं, क्या उत्तर प्रदेश पे असर पड़ेगा इन राज्यों के नतीजे का? क्या आपको लगता है? बिल्कुल दूसरी परिस्थिति है। क्या पंजाब पर असर पड़ेगा? वहां एक दूसरा डायनेमिक्स है। तो वहां बीजेपी की लड़ाइयां बिल्कुल अलग हैं। हाँ, यह जरूर है कि बीजेपी के लिए यह कहना असम जरूरी है, इसलिए कि उनकी विचारधारा के लिहाज से भी
उन्होंने, जैसा मैं पहले अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, आरएसएस ने बहुत वहां अपने ढंग से जैसा वो काम करते हैं पोलराइजेशन का, वो बहुत दिन से करते रहे थे। कुछ नए तत्वों की जरूरत थी, वह सोनोवाल और हिमंता ले आए, वो मिल गए। अच्छा विनोद जी, एक कमेंट में चाह, एक सेकंड विनोद जी, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि जैसे शाहनवाज जी भी कह रहे हैं, हमें तो हर जगह गेन ही गेन करने के लिए है, कांग्रेस हर जगह लूजर है। स्टोरी इतनी सिंपल तो नहीं है विनोद जी, इतनी सिंपल नहीं है। बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा। बंगाल में 17% वोट लोकसभा चुनाव में मिला था। एग्जैक्टली, मैं इसी पे रहा था। केरल में भी बहुत, बीजेपी का परफॉर्मेंस आप 2011 या 2009 है उस पर मत जाइए। बीजेपी का इस चुनाव में जो नतीजे आए हैं वोट परसेंटेज की अगर आप बात करें तो लोकसभा चुनाव की तुलना में क्या वोट परसेंटेज है, इस पर आप, इस पैमाने पर आप तमिलनाडु में, केरल में, पश्चिम बंगाल में की कसौटी पे कसिए। आसाम में भी, विनोद मेहता जी हमें करेक्ट करें, आसाम में भी इसको देखना पड़ेगा। आसाम में भी बीजेपी लोकसभा चुनाव में 7 सीटें थी, 10 सीटें थी और बिना अलायंस के लड़ी थी। 7 सीटें थी असम में, असम में 7 सीटें थी और बिना अलायंस के लड़ी थी। और कितना वोट परसेंटेज था उसका, इस बार वो फॉर्मेडेबल अलायंस बना के लड़ी है, तब यहां तक पहुंच पाई है। तो ये शहनवाज जी अच्छी बात है, आपको बधाई भी है, आसाम में कमल खिलाया है आपने। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा कि आपका अपना जो पॉपुलरिटी है, अपना जो सॉलिड वोट है, वो कम ज्यादा कितना हो रहा है। क्योंकि अगली चुनौती जो है, ये जो राजनीति, यहाँ पर आपकी चुनौती नहीं थी, यहाँ आप खाली मैदान में खेल रहे थे और उसमें आपको कुछ ना कुछ मिलना ही था। लेकिन जहां आपको खेलना है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब 2017 में, उस हिसाब से आपको ये विश्लेषण करना पड़ेगा। शाहनवाज जी, आपको लग रहा है कि आज असम जीतने का फायदा, जैसे नीलाभ जी भी कह रहे हैं, आपको लगेगा देश में जो एक बहस चल पड़ी थी फिर से कि मोदी वेव खत्म हो गई, बीजेपी का नीचे का ग्राफ शुरू हो गया, आप उसको, उस परसेप्शन को थोड़ा सुधार पाएंगे असम जीत के बाद? देखिए, हम एक मानक जी सोच रहे थे, आपके साथ थे और उस दिन विनोद जी भी हमारे साथ थे, और हम ये सोच रहे थे कि अगर खुदा न खास्ते कहीं गलती से हम आसाम हार जाते तो क्या क्या चर्चा आज होती। तो हमारे खिलाफ बहुत सारी बातें कही जाती है। हम आसाम जीते, आसाम की जीत को छोटा मत मानिए, आसाम बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि लोग हमारे विरोधी ये आकर कहते थे कि वहां पर क्योंकि माइनॉरिटीज की बहुत बड़ी आबादी है, बीजेपी को रोकने के लिए टैक्टिकल वोटिंग होगी, वो बीजेपी को रोक देंगे। इन पिछले 2 सालों में क्या क्या चेंज हुआ है, मैं एक मिनट आपसे लूंगा कि जब लोकसभा का चुनाव था तो बीजेपी के बारे में परसेप्शन बहुत, लोअर असम में बीजेपी को इतना अच्छा वोट मिला है, वो बिना माइनॉरिटी की सपोर्ट से मिला है। माइनॉरिटी ने भी कुछ शेयर दिया होगा, तभी लोअर असम में भी बीजेपी अच्छा कर रही है। मैंने वही, मैं अपनी बात पूरी कर लेंगे तो आपको ये वही कह रहा था मैं कि ये गलतफहमियां पैदा की गई थी। अभी ये जो चुनाव हुआ है, इसमें ये नहीं कह सकते कि माइनॉरिटीज का वोट नहीं मिला, सबका वोट मिला है। हमारा जो नारा था सबका साथ सबका विकास, वो जमीन पे आ गया है। तो देखा आपने, बीजेपी असम में अपनी जीत पर खुश तो है, बाकी राज्यों में कह रही है हमारा वोट बढ़ा है, लेकिन उसी सांस में सारे नेता ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस सारे राज्यों में। सर ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद मुझे लगता है मंत्र की तरह रटा दिया गया है हर प्रवक्ता को कि वो अंत में जरूर बोल देना है कांग्रेस मुक्त भारत है। चलिए छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। ऐसा नहीं कहा गया है, बिना कहे हुए हर जगह ममता दीदी और जय ललिता की जय हो रही है, जय जयकार हो रही है। बीजेपी से श्याम जाजू जुड़ गए। श्याम जाजू जी, मुकेश नायक भी हैं कांग्रेस के, कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत का सपना तो कभी पूरा नहीं होगा, और आप उसको, आज के नतीजों को इस तरह पेश भी मत करिए। और सही भी है श्याम जाजू जी, क्या वजह है कि असम तो आप जीत गए, लेकिन बाकी जगह आप 3rd 4th प्लेस पर जहां थे वहां वहीं बने हुए हैं। इसीलिए लोग ये पूछ रहे हैं कि जानबूझ के तो आपने ऐसा नहीं किया, कि आपने पूरा जोर नहीं लगाया ताकि कांग्रेस हारे, ये आपने सुनिश्चित किया है? कांग्रेस वालों को सपने देखने का पूरा अधिकार है। सवाल यह है, कभी तो भी कांग्रेस आत्ममंथन करने की स्थिति में आएगी क्या नहीं आएगी। कल दिल्ली में 4 एमसीडी की सीटें जीती तो राहुल गांधी जिंदाबाद करके होर्डिंग लेके नारे लगा रहे हैं।
और आज सभी जगह हार होने के बाद पहला प्रवक्ता ये बोल रहा है कि इसमें राहुल गांधी का हाथ नहीं है। भाई इससे ज्यादा तो उनसे उम्मीद हम कुछ कर नहीं सकते। सवाल ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट और जिन राज्यों में अभी चुनाव हुआ वहां पर हम वीक थे, आज तक वहां पर हमें कभी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था। ऐसे जगह पे हमें रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, वोटों में इजाफा हो रहा है और ये सभी राज्य ऐसे हैं वहां पर कांग्रेस ने आज तक राज किया है। पर अभी कांग्रेस को तो सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है। केरल में कुश्ती करेंगे और वेस्ट बंगाल में दोस्ती करेंगे। अच्छा श्याम जाजू जी, अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए कांग्रेस ने वेस्ट बंगाल में लेफ्ट का हाथ पकड़ा, आज लेफ्ट भी पीछे और कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया। केरला में कांग्रेस को गच्छन्ती हो गई, कांग्रेस को लोगों ने स्वीकारा नहीं है। श्याम जाजू जी ठीक है, मैं कह रहा हूं कांग्रेस का गठबंधन था। अब ये सभी चुनावों का जो संकेत है, जो नतीजे है, इसको भी अगर हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और कांग्रेस के बारे में और सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे सर श्याम जाजू जी ठीक है, आज आपका दिन है, आज आपका दिन है, आप खुद ये मान रहे हैं कि बाकी राज्यों में हम कहीं लड़ाई में थे ही नहीं। पर 2 साल में मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद असम और नॉर्थ ईस्ट स्टेट उसमें जो कंसंट्रेशन किया है उसका परिणाम हम आज देख रहे हैं कि आज असम में मैं यही सुनना चाह रहा था श्याम जाजू जी आपसे, श्याम जाजू जी यही सुनना चाह रहा था मैं, मतलब असम की जीत मोदी जी की जीत है। सभी राज्यों में जो हमें प्रतिनिधित्व मिल रहा है, वहां हमारा खाता खुल रहा है, उन राज्यों में तो हम कम ही थे ही, उसमें हमें स्वीकारने में कोई आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही है। श्याम जाजू जी मुझे सुन पा रहे हैं क्या? श्याम जाजू जी सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है फोन कट गया है, लगता है फोन कट गया है, इसीलिए श्याम जाजू बस यही कहे जा रहे हैं कि असम में हम जीते हैं, बहुत बड़ी जीत है, बाकी जगह कांग्रेस हारी। क्यों हारी? कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है और मोदी जी की जीत को एक बार ले लिया उन्होंने फिर से। अनिल जी आपको लग रहा है कि मोदी जी की जीत है, मोदी लहर लौट आई है, बिहार और दिल्ली तो बस ऐसे ही हो गया था, ये एक बार फिर से बीजेपी लेके और इसको अब आगे बढ़ेगी? इसको इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि आसाम में जिस बाई पार्टी सिस्टम के तहत चुनाव हुआ है, जनता के पास कांग्रेस का जो अल्टरनेटिव था वो सिर्फ बीजेपी था, कोई तीसरा अल्टरनेटिव था नहीं। 15 साल से गोगोई वहां पे लड़ रहे थे, गोगोई को अंदरूनी बगावत का भी सामना करना पड़ा, आधा से ज्यादा कैबिनेट गोगोई के विरोध में था क्योंकि गोगोई एक साफ छवि वाले नेता थे। ठीक है, मैं कह रहा हूं दिल्ली में टॉलरेट कर पाए हैं। मैं कह रहा हूं दिल्ली में बीजेपी आज की इस जीत को अब कैसे लेकर आगे जाएगी? यही बोलेगी ना कि मोदी लहर बरकरार है। गलत है, ये गलत है, ये कैंपेन होगा, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि वहां पे बाई पार्टी सिस्टम के तहत चुनाव हुआ है, कांग्रेस का विकल्प बीजेपी के रूप में उभर कर आया है, कांग्रेस को अंदरूनी लड़ाई का सामना करना पड़ा है। चूंकि तरुण गोगोई की इमेज साफ थी, 3 टर्म से मुख्यमंत्री रह रहे थे, जनता के दिमाग में एक ऑल्टरनेटिव चाहिए था और बीजेपी को वोट दिया। हाँ, वो टीना फैक्टर जो है ना, देयर वाज नो अदर ऑल्टरनेटिव, वो आसाम में काम किया। इसीलिए जो बीजेपी एक बीजेपी को जो वोट जो मिला है वो एंटी इनकम्बेंसी वोट है, वो एंटी गोगोई वोट है या एंटी कांग्रेस वोट है। और ये चीज इनको समझना कि ये पूरा एंडोर्समेंट है केंद्र की नीतियों का, क्योंकि ये फिर और स्टेट्स में क्यों नहीं उसका इफेक्ट हुआ, ये भी तो पूछने वाली बात है ना। ये बड़ा सिलेक्टिवली इफेक्ट होता है एक जगह, तो ये बात सही नहीं है। कंक्लूड ए पॉजिटिव अलायंस इन असम, उसका अलायंस ही नहीं हो पाया, जिसके वजह से उसके वोट बिखर गए और बिखराव की वजह से वोटों में सीट की संख्या कम हो गई। अच्छा, दोनों विनोद जी बोलेंगे, पहले विनोद जी आप। देखिए, असम की जीत को बीजेपी को केंद्र के उसमें ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए। करेंगे वो तो नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो वो मेरे ख्याल में राजनीतिक तौर पे भूल करेंगे या आंखें मूंदने की कोशिश करेंगे। नहीं, वो तो इस परसेप्शन को मिटाना चाहेंगे कि मोदी लहर खत्म हो गई और बीजेपी डिक्लाइन पर है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर से लोग क्या चाहते हैं और मुख्यमंत्री से लोग क्या चाहते हैं, दोनों चीजों में जमीन आसमान का अंतर है। मुख्यमंत्री की एक लिमिटेशंस हैं, स्टेट में छोटे छोटे काम होते हैं, केंद्र से लोग कुछ ज्यादा चाहते हैं। अगर ये ट्रांसलेट कर रहे हैं कि असम की जीत, तो फिर बिहार की हार को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, फिर दिल्ली की हार को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, फिर केरल में आपके पास केंद्र में थंपिंग मेजोरिटी होते हुए आपको वोट नहीं आ रहा, बंगाल में आपको नहीं आ रहा, तमिलनाडु में आपको नहीं आ रहा, पांडिचेरी में आपको नहीं आ रहा। इसको अगर आप प्रोपोर्शनेट देखें 4 वर्सेस 1, 4 पे आपने शुरू से कह दिया हमारा तो कुछ है नहीं। एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ, एक छोटी चीज है, विनोद जी, एक चीज और है कि इसमें जो आफ्टर ऑल मतलब अलायंस की जीत हुई ना, यहाँ पे एक सिंगल पार्टी की जीत की तरह
असम की बात कर रहे हैं, असम की बात कर रहे हैं। लेकिन असम में वो अगर अभी alliance- देखिए आप alliance- लीड देखिए, ठीक है, हो सकता बहुत है। बड़ा गैप है, हो सकता है बीजेपी को अपने दम पे बहुमत मिल जाए। हो सकता है, पर कोई, फिर भी कोई दूसरा क्वेश्चन ही नहीं था, केवल और केवल बदलाव। किसके पक्ष में बदलाव? नो प्रॉब्लम, बिल्कुल। बदलना है इसको, कांग्रेस को। असम में नहीं, टोटल 80 है 84 सीट पे चुनाव ही नहीं, लड़ लेकिन रही है। विनोद जी इसमें तो कोई शक नहीं है कि बीजेपी इसे नेशनल लेवल पे अपनी जीत दिखाएगी और बोलेगी ये मोदी सरकार की और मोदी जी की और अमित शाह की जीत है। देखिए, भारतीय राजनीति में जो बड़ी पार्टियां हैं, सारी पार्टियां, जब हार होती है तो स्थानीय कार्यकर्ताओं के जिम्मे पे आती है, जीत होती है चेहरा नेता के सर पे बनता है, और इसमें कोई अपवाद नहीं, ना कांग्रेस ना बीजेपी है, कोई पार्टी अपवाद नहीं है। लेकिन और बीजेपी इसको इसी रूप में दिखाएगी भी, और दिखाना भी चाहिए राजनीतिक पार्टी के तौर से। हम लोग तो विश्लेषक हैं, हम उसमें किंतु परंतु निकालेंगे और बताएंगे कारण क्या है, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक पार्टी को हमेशा जब पूरी धारणा ये बन रही हो कि नरेंद्र मोदी का जादू उतर रहा है और 2 साल में सरकार को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी बन गई है, इकोनॉमी बैठ गई है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, ऐसे में एक राज्य में जहां उसकी सत्ता नहीं थी, जहां उसकी सरकार नहीं थी, वहां उसकी सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत से, और उन राज्यों में जहां वो अनुपस्थिति थी उसकी, presence वहां नहीं। उसकी प्रेजेंस आ रही है, तो बीजेपी जैसी पार्टी को या कोई भी पार्टी को इसी रूप में दिखाना चाहिए और वो उसका प्रचार करेंगे। और ये फैक्ट भी है ना विनोद जी, ये तो तथ्य है अब कि जम्मू कश्मीर में आपकी प्रेजेंस पहले नहीं थी, अब आप सत्ता में हैं। कर्नाटक में देखिए, पिछले चुनाव तक ये होता था कि साउथ में बीजेपी नहीं है, कर्नाटक में आ गई। बंजर खेत में अगर बीज डाला गया है और उससे कहीं एक पौधा निकल आया है तो वो तो बीजेपी उसको अपनी उपलब्धि मानेगी। जाहिर है। एक चीज देखो, आपने केंद्र जम्मू में कश्मीर का नाम लिया, खिलना और कली इस का तरीके से खिलना अलग मोदी चीज है। अलायंस करके जम्मू कश्मीर में आए हैं। यही प्रधानमंत्री क्या कहते थे कि बाप बेटी की सरकार है, और उसी के साथ सरकार बने हैं। अनिल जी, ये महबूबा की राजनीतिक तमाम नैतिकता का पॉलिसियों को प्रश्न है। एक्सरसाइज करते थे, वहाँ सरकार में है। लेकिन इस तरह की गठबंधन हर पार्टी बनाती है, इसीलिए किसी एक पार्टी को ये ये तो कहना पहली बार कि हुआ है। उसने उत्तर प्रदेश में मायावती से 4 बार अलायंस किया, 3 बार किया कि नहीं किया, और बीजेपी ने कोई पहली बार नहीं हुआ है। इस तरह के अलायंसेस बीजेपी पहले भी करती रही है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने 3 बार अपने अलायंस बेस किया, को consolidate रामविलास पासवान करना और अलग बात है। उपेंद्र कुशवाहा को। अच्छा, मैं एक चीज और कह रहा हूँ देश को consolidate विनोद जी, एक करना चीज और कह रहा हूँ, ये जो आंकड़े हम देख रहे हैं आज 5 राज्यों के जो रिजल्ट आए हैं, इसमें एक चीज और बहुत साफ हो रही है कि जनता ने बहुत डिसाइसिव मैंडेट दिया, एक बार बिल्कुल। बहुत निर्णायक मैंडेट दिया है। असम आप देख लीजिए, बीजेपी गठबंधन को लोग कह रहे थे कांटे की टक्कर झेलनी पड़ेगी कांग्रेस से, 86 सीटें हो गई, एक तरफा बिल्कुल फाइट लग रही है। पश्चिम बंगाल तो ऐतिहासिक हो गया, 210 सीटें हो गई, 294 में से कहीं कोई 2/3 बहुमत हो गया। हाँ, असेंबली तो केरल में देख लीजिए, लेफ्ट फ्रंट 90 सीटों पर है 140 में से, यूडीएफ यानी कि कांग्रेस का गठबंधन 47 पे रह गया। एक तमिलनाडु में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अभी ऊपर नीचे हो रहा है थोड़ा, नहीं, लेकिन फिर भी बहुमत तो है ही। हाँ बहुमत है, लेकिन डिसाइसिव मैंडेट से ऐसा लगता है हाल के हम कितने भी चुनाव देख लें, बिहार देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, उससे पहले बीजेपी जो जीती, महाराष्ट्र छोड़ दीजिए। ये ट्रेंड उत्तर प्रदेश से शुरू हो गया था 2007 से, जब मायावती को बहुमत मिला था। हाँ। उसके बाद फिर 2012 में आप देख लीजिए बहुमत मिला मुलायम सिंह की पार्टी को, फिर 2014 में जो है बीजेपी को केंद्र में बहुमत मिला। तो ये लगातार ट्रेंड, फिर दिल्ली में 2013 में विधानसभा, केरल तो महाराष्ट्र में देख लीजिए, आप हर जगह, मतलब ये डिसाइसिव मैंडेट देने का लोगों ने एक तरह से तय कर लिया कि भाई और सत्तारूढ़ दल ये बहाना बनाते हैं कि साहब हमें सीटें नहीं थी, बहुमत नहीं था, गठबंधन था, मजबूरी थी, तो लोगों ने एक तरह से तय कर दिया भाई आपको पूरा बहुमत देंगे ताकि ये बहाना ना सुनना पड़े। हरियाणा देख लीजिए, हाँ, कि हमारे गठबंधन के सहयोगी ने काम करने नहीं दिया, हमारे पास रूम नहीं था। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन हम लगातार ये विश्लेषण आपके लिए करते रहेंगे। आंकड़े ये तो बता चुके हैं अब तक कि कौन से राज्य में किसकी सरकार आ रही है, लेकिन उसके मायने क्या है ये भी समझना जरूरी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 24। तो विधानसभा चुनाव जिन 5 राज्यों में हुए हैं वहां फैसला हो चुका है। सिर्फ पुदुचेरी में कांटे की टक्कर जारी है, बाकी जगह कौन जीत रहा है क्लियर है। असम में बीजेपी, पश्चिम बंगाल में ममता, तमिलनाडु में जयललिता की वापसी हो रही है, केरल में लेफ्ट की सरकार आ रही है, लेफ्ट फ्रंट की कांग्रेस की सरकार जा रही है, और पुदुचेरी में अभी मुकाबला कांटे का चल रहा है। बीजेपी से श्याम जाजू जी हमारे साथ हैं। श्याम जाजू जी, आखिरी कॉमेंट में आपका चाह रहा हूं, आखिरी कॉमेंट में जरा यह भी बता सकते हैं, असम की जीत तो आप बड़ी बता रहे हैं अपनी, बाकी राज्यों में भी गेन किया है, लेकिन कोई एक सबक, कोई एक लेसन इससे लेंगे इन आंकड़ों से? श्याम जाजू जी।
इन आंकड़ों से हमने यही संकेत लिया है कि हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, केंद्र की योजनाएं उनके तक पहुंच रही है, लोगों में हमारा समर्थन बढ़ रहा है और जो राज्यों में हमें प्रवेश तक नहीं था ऐसे राज्यों में भी लोग हमें अप्रिशिएट कर कर हमें हमारी उम्मीदों से ज्यादा हमें मदद कर रहे हैं। हमारी उम्मीदें बढ़ गई है। ठीक है सर, मेरे पास टाइम कम है, करिश्मा मेरे पास टाइम कम है, इसीलिए अमृता धवन, कांग्रेस का लेसन, कांग्रेस ने क्या लेसन लिया? हालांकि राहुल गांधी कह रहे हैं जनादेश स्वीकार कर रहे हैं, उससे आगे कुछ नहीं बोले। अमृता सुन पा रही है मुझे? नहीं सुन पा रही। अमृता की आवाज नहीं मिल रही है। बाकी हमारे मेहमानों के लिए भी मैं सोच रहा हूं, इससे अगर एक टेक अवे लेना हो, पहले आप राजलक्ष्मी। ऐसा है कि जनता का जो मैंडेट है और इसको सभी पार्टियों को स्वीकार करना पड़ेगा और इसमें भी इंट्रोस्पेक्शन की बहुत जो है जरूरत है। आज आपके लिए एक हेडलाइन आज की। हाँ, एक हेडलाइन अच्छा है, आउटकम अच्छा है और ओवरऑल सब स्टेट्स में एक एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी भी मतलब जनता ने जो दिया है उसको रिस्पेक्ट। एक हेडलाइन। असम को हम लोग चर्चा कर चुके हैं। केरल और चेन्नई के बारे में दो बात बताना चाहूंगा मैं। केरल में क्यों लेफ्ट इतना आगे बढ़ा? जो क्रिश्चियनिटी वोट है, जो क्रिश्चियंस के वोट्स हैं, जो मुस्लिम्स के वोट हैं, ट्रेडिशनली वो कांग्रेस के थे, उस वोट में लेफ्ट ने सेंध लगा दिया है, जिसके वजह से क्रिश्चियन का वोट उनका कम हुआ है। वो वोट बीजेपी को मिली है, जिससे बीजेपी की संख्या 6-11 से अब 15 की स्थिति में आ गई है। 15% की वोट आई है। अच्छा, वही स्थिति चेन्नई में हुई है। चेन्नई में जयललिता ने जनता को कन्विंस कर दिया कि अगर डीएमके को सत्ता में आप लोग ला रहे हो तो आपको भुगतना पड़ेगा, पूरा परिवार सत्ता पे काबिज हो जाएगा। ठीक है। आपके हाथ अच्छा, अमृता से बात हो सकती है। अमृता, कांग्रेस के लिए सबक क्या है आज के आंकड़ों से? अमृता, देखिए, मेरा मानना है कि लोकतंत्र में हार और जीत तो लोकतंत्र का ही एक सबसे बेहतरीन हिस्सा है और कांग्रेस पार्टी अगर असम में हारी है तो इसका उपहास ना करके हमें इसे सहजता के साथ स्वीकार करना चाहिए। हमारी जो भी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जिसे कहते हैं, क्योंकि असम में जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका जो वोट ट्रांसफर हुआ है बीजेपी को, उससे और हम क्योंकि वहाँ पे सिंगल हैंडेडली लड़े, इसका हम लोगों को कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियों को अलायंस ना लेके शायद कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो डिसएडवांटेजेस हमारे लिए हो गया और एडवांटेजेस असम में बीजेपी के लिए हो गया। और मेरा मानना है कि ऐसा नहीं हो कि असम जो है जम्मू कश्मीर के रास्ते पे चला जाए, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टी है एजीपी, बीपीएफ, उनके अपने अलग एजेंडाज हैं। ठीक है अमृता, माफ करिएगा, समय की कमी है मेरे पास, लेकिन आप जो कह रही हैं वो बीजेपी से बिल्कुल उल्टा है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ हम जा रहे हैं, आप कह रही हैं हर राज्य में नतीजों के अलग अलग कारण होते हैं। क्लोजिंग कमेंट सर, विनोद जी 10 सेकंड। को केवल बदलाव के रूप में लेना चाहिए। लोग कांग्रेस को रिजेक्ट करना चाहते थे, इसको ऐसे नहीं ट्रांसलेट करना चाहिए कि बीजेपी को अगर असम में 2/3 मिला है तो पंजाब में भी 2/3 मिलने वाला है अगले साल, या यूपी में भी 2/3 मिलने वाला है, या केंद्र में आज चुनाव होते हैं तो 2/3 मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। ठीक है विनोद जी। देखिए, मुझे लगता है इस चुनाव का सबसे बड़ा जो संदेश साफ है, एक तो निर्णायक जनादेश जनता ने दिया है हर राज्य में। कहीं कोई त्रिशंकु विधानसभा वाली स्थिति नहीं है। और दूसरा जो स्पॉयलर्स जिनको माना लोगों ने, उनको रिजेक्ट कर दिया। वोट कटुआ, हाँ, वोट कटुआ कह दीजिए, वोट कटुआ जो सत्ता में नहीं आ सकते, वोट कटुआ कह दीजिए, या जो है स्पॉइलर कह दीजिए, वो सत्ता में नहीं आ सकते। तमिलनाडु में थर्ड फ्रंट रिजेक्ट हो गया, विजयकांत खुद पीछे चल रहे हैं। आसाम में एयूडीएफ जो है अजमल खान साहब खुद पीछे चल रहे हैं, उनकी सीटें जो है बहुत कम हो गई हैं। तो ये सब देख करके पश्चिम बंगाल में आप बीजेपी को मान सकते हैं, वो भी स्पॉइलर वाली स्थिति में थी, कहीं लड़ाई में नहीं थी, तो वो उसको कुछ ज्यादा गेन नहीं हुआ। तो ये स्थिति जो है, लोगों ने सीधे सीधे जो पार्टियां मुकाबले में थी उनको बिल्कुल तो एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया। बिल्कुल सही है। नया झुंझुना मिल गया असम के जीत का, इसको बजाती रहेगी। ठीक है, बस अमृता मैं ये कहना चाहता हूं कि असम में जो आपकी हार है उसका मजाक कोई नहीं उड़ा रहा है, बीजेपी उड़ाएगी, अपने रिस्क पर उड़ाएगी। जनादेश का मजाक उड़ाने की हैसियत किसी की भी नहीं। ये जनता का मैंडेट है, उसको हाथ जोड़कर सिर आंखों पर स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल सिर आंखों पर स्वीकार करना चाहिए। समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है अमृता, माफ करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमृता, श्याम जाजू जी और अपने खास मेहमानों का यहाँ स्टूडियो में जो बैठे हैं, विनोद जी, राजलक्ष्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनिल जी। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन कवरेज लगातार जारी है। बहुत बड़ा दिन है आज हिंदुस्तान की राजनीति के लिए। बीजेपी कह रही है कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ बढ़ चले, जबकि कांग्रेस कह रही है, और अनिल जी भी वही बात कह रहे थे, कि बीजेपी असम का झुंझुना लेकर देश में ना घूमे। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।